Hi people, welcome back to Juris Academia. This is Vaishnavi Tiwari and I am here to study Indian Contract Act along with you. So, आज का जो सेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है. एज़ वी नो डैट कि जब हम लॉ के फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें एक बेसिक सब्जेक्ट होता है जिसको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर कवर किया जाता है. तो आज से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेसिक होगी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ बेसिक नॉलेज होगी इस एक्ट के बारे में और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा. तो आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. मोस्टली इंट्रोडक्शन के फॉर्म में ही चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं. जैसे कि अगर सिनॉप्सिस की बात करें तो आज हम देखेंगे कि इस एक्ट का क्या नाम है, कब इसे इनेक्ट और इन्फोर्स किया गया, इस एक्ट को किस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, किस गोल को अचीव करने के इंटेंशन से बनाया गया था. ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं और इस जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट उसका मीनिंग समझेंगे. आज के सेशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें रहने वाली हैं. उसके बाद जो आगे वीडियोस पोस्ट होंगी उसमें हम चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज चीज़ों को कवर करते जाएंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन. तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे. जो हमारे एक्ट का नाम है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है. ओके, डेट ऑफ इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट दो चीज़ें हैं हमारे पास. दोनों में डिफरेंस होता है इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में. इनैक्टमेंट उस दिन को कहा जाता है जिस दिन कोई भी एक्ट बन के तैयार होता है और उस पर प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, वो इनैक्टमेंट का डेट होता है. और इन्फोर्समेंट का मतलब होता है जिस दिन से वो पर्टिकुलर एक्ट पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होती है यानी कि लागू होती है. तो ये दोनों अलग अलग डेट्स हैं. इस एक्ट का जो इनैक्टमेंट है वो 25 अप्रैल 1872 को हुआ था और इसकी इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872 को हुई थी. वैसे 1872 में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट भी आया था जो कि अभी रिप्लेस हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से. ये अलग की बात है, ठीक है. सो इस एक्ट का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. ये एक्ट नंबर 9 है. एक्ट नंबर से मतलब होता है कि पर्टिकुलर ईयर में ये किस स्थान पे इस एक्ट को रखा जाता है. कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्ट नंबर 9 है तो इसके पहले 8 और एक्ट इस ईयर में आ चुके हैं. सो इस एक्ट का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है. इसको इनेक्ट किया गया था 25 अप्रैल 1872 को और इसकी इन्फोर्समेंट मतलब जिस दिन से ये एक्ट पूरी कंट्री में एप्लीकेबल हुई है, लागू हुई है, वो 1 सितंबर 1872 है. इस एक्ट का जो ड्राफ्ट है उसे प्रिपेयर किसने किया था तो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन की टीम ने मिलकर किया था. बेसिकली जो थर्ड लॉ कमीशन आई थी जिसकी चेयरमैनशिप जो थी वो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन के अंडर में थी. उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर के इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया था. इस एक्ट के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं और सेक्शन टोटल 266 है. मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो ये एंटायर एक्ट जो है वो टोटल 11 चैप्टर्स में और टोटल 266 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं. ठीक है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं इस एक्ट के अंदर. इसको हम स्कीम कहते हैं बेसिकली एक्ट का. ये सारी चीज़ें जो अभी हमने आपको बताई हैं ये आपके ऑल दो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो बहुत हेल्पफुल नहीं होंगी लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं. एक्ट नंबर पूछा जा सकता है, एक्ट का नाम पूछा जा सकता है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट पूछता है. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थॉरली देखेंगे कि इस पूरे एक्ट को कितने चैप्टर्स और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट या हर सेक्शन या हर चैप्टर में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं. ऑल राइट, तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें चैप्टर 1 से 6 तक जर्नल प्रिंसिपल दिया हुआ है और 7 से 11 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये जर्नल प्रिंसिपल और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है तो सबसे पहले स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ही देख लेते हैं. स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आप अभी तो नहीं, ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं, आप इसे आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ोगे. कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे बेलमेंट हो गई, एजेंसी हो गई, पार्टनरशिप हो गई. ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं. तो
तो ये आपके सेकेंड हाफ में पढ़ाई जाएंगी और ये चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 11 तक की चीज़ों को कवर करता है। मतलब सेक्शन 76 से 266 तक के अंदर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है। लेकिन हमें अभी जो चीज़ें समझनी है वो जनरल प्रिंसिपल वाला पार्ट है, जो कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक है, जो कि सेक्शन 1 से 75 तक की चीज़ों को कवर करता है। तो इसे क्विकली हम एक बार एट अ ग्लैंस देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी से क्या मतलब होता है? प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 में और सेक्शन नंबर 2 में दिया गया है। प्रीलिमिनरी में बेसिकली 2 से 3 चीज़ें होती हैं किसी भी एक्ट में आप देखोगे। तो पहला सेक्शन जो होता है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, उसके इन्फोर्समेंट को, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो इसमें भी, इस एक्ट में भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल, इसका इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, एक्सटेंट, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं सेक्शन 1 में। शॉर्ट टाइटल आपका वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। इनैक्टमेंट का मतलब, इन्फोर्समेंट का मतलब हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये एक्सटेंटमेंट का मतलब होता है कि ये एक्ट जो है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, इसका विस्तार कहाँ तक है। क्या ये हमारे पूरे इंडियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है, या कोई ऐसा स्टेट है, या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये एक्ट नहीं अप्लाई होता है। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं जो हर एक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करती है। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो सेक्शन 2 होता है ना, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज या फिर डेफिनेशन क्लॉजेज होती हैं। ये इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप एक्ट में बहुत सारे पर्टिकुलर वर्ड्स को देखोगे तो उन वर्ड्स की मीनिंग पहले ही आपको इन डेफिनेशन क्लॉज में बता दी जाती हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई डिफ़िकल्टी ना अराइज हो। तो ये जो डेफिनेशन क्लॉज होती हैं इसमें हमें पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स की मीनिंग देखने को मिलेंगी। जैसे आप अगर इस पर्टिकुलर एक्ट की बात करो तो इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग देखेंगे, पार्टी की मीनिंग देखेंगे, अग्रीमेंट देखेंगे, कंसिडरेशन देखेंगे, एट्सेट्रा। ये सब बात की चीज़ें हैं, हम अपने अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम बस बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है? चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 जो है ये कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन की बात करता है। ये सब प्रोसेस है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का। चैप्टर नंबर 2 जो है वो सेक्शन 10 से 30 है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये चैप्टर 1 जो है ना, ये सेक्शन 3 से 9 तक है। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है वो सेक्शन 31 से 36 तक है, जिसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखेंगे। चैप्टर 4 जो है वो सेक्शन 37 से 67 है, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, क्या सारे ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की नीड होती है, या फिर कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर चैप्टर 5 जो है वो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, जो कि सेक्शन 68 से 72 तक कवर करता है। और फाइनल चैप्टर 6 जो है वो 73 से 75 है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को भंग कैसे किया जाता है, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भंग कैसे हो जाती है। तो ये हमने बेसिकली ओवरव्यू लिया है कि जो आपका जर्नल प्रिंसिपल है वो क्या चीज़ है, इसका पोर्शन कितना है। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ सेक्शन 75 तक है। अब हम अपने आगे आने वाले जो सेशंस होंगे, हमारे आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे, उसमें हम चैप्टर वाइज चीज़ों को डेल्ट करेंगे। और अगर कोई बड़े चैप्टर होंगे तो उसको हम 2 से 3 पार्ट में स्प्लिट करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 जो है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऑनवर्ड चैप्टर 6 तक पढ़ेंगे। इसमें हम अगर कोई बड़ा चैप्टर होगा तो इसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। ऑल राइट। ये एक्ट जो है वो बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि सिर्फ आप ये ना समझो कि सिर्फ 266 सेक्शन जो आपके पास हैं यही पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स भी बनाए गए हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेट करते हैं, पर उनके लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाए गए हैं। जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भी कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड हैं, लेकिन ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट नहीं है। इसके लिए हमने अलग छोटे छोटे एक्ट्स हमारे पास हैं, हम उससे पढ़ेंगे,
ठीक है। सबसे पहले तो हम ये भी देख लें कि जो हमने ये ऊपर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, इसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट भी हुआ करती थी एक टाइम पे, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ अराइज होती थी जिसकी वजह से जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है और जो पार्टनरशिप एक्ट है, इन दोनों ही एक्ट का जो पार्ट था, इन दोनों ही पार्ट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील करके एक अलग एक्ट बना दिया गया। तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये सेक्शन 76 से 123 तक के पोर्शन को डील करता था, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 239 से 266 तक था। लेकिन अभी क्या किया गया है, अभी इन दोनों चीज़ों को, सेल ऑफ गुड्स को और इंडियन पार्टनरशिप को, इन दोनों को वहाँ से रिपील करके एक अलग एक्ट बना दिया गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 75 के बाद की जो चीज़ें हैं वो रिपील्ड हैं। ठीक, इसके आगे सेक्शन 75 के आगे हम सेक्शन 124 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 124 से जो हम स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करने वाली हैं, जिसमें आपकी इंडेमनिटी आएगी, गारंटी आएगी, बेलमेंट, एजेंसी, प्लेज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बीच में हमारे पास सोगा और पार्टनरशिप भी था, जिसको यहाँ से रिपील करके अलग एक्ट बना दिया गया है। तो 75 के बाद आप सीधे 124 से पढ़ोगे, क्योंकि जो बीच का पोर्शन है वो दो अलग एक्ट बन चुका है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर आप अपने एक्ट को देखोगे तो आपके एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। उसमें सिंपली बस इतना ही लिखा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा अग्रीमेंट है जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं कर रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है? तो नहीं, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। ये बहुत ही नेसेसरी होता है कि वो उसमें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी हो। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ना, यहाँ नहीं, मैं नीचे बताती हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, कॉन्ट्रैक्टम, सॉरी, जो ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये एक लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्रॉन टुगेदर। क्या ड्रॉन टुगेदर मतलब? पार्टीज ड्रॉन टुगेदर। हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई भी पर्सन खुद के साथ, अकेले के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है, उसे एक और इंसान की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब 2 लोग आपस में सेम थिंग पे अग्रीड होते हैं, सेम सेंस के साथ, तो कहा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है वो एक लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्रॉन टुगेदर। ड्रॉन टुगेदर कौन होंगे? तो बेसिकली यहाँ पे पार्टीज़ को रेफ़र किया जा रहा है। कह रहा है कि जो पार्टीज़ होती हैं किसी भी अग्रीमेंट के अंदर, जब वो सेम थिंग पे इन सेम सेंस अग्री करती हैं, ठीक है, तो उसी का मतलब होता है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। लीगल टर्म में इसे हम कॉन्शियस एड आइडम कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्सन अकेले के साथ नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि कम से कम मिनिमम 2 लोग हों। तो जब कोई भी 2 लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे सेम थिंग में, सेम सेंस पे अग्री करते हैं बिना अपने विचारों को वेरी किए हुए, तो ऐसा माना जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक लैटिन फेज है जिसको कॉन्शियस एड आइडम कहते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ का। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, फाउंडेशनल
कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ का, जो कि ये सिग्निफाई करता है बेसिकली कि जो पार्टीज़ होती हैं ना, वो किसी भी अग्रीमेंट के अंदर सेम सेंस में सेम थिंग पर अग्री करती हैं, जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। इसे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो पार्टी है, एक मिस्टर ए हैं और दूसरे मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से अपने किसी एक स्पेसिफिक कार को सेल करने का अग्रीमेंट किया। सपोज इट रेड कार। मिस्टर ए के पास एक रेड कार है। उन्होंने मिस्टर बी को बोला कि मैं आपको अपनी रेड कार जो है वो 5 लाख में सेल करूँगा। मिस्टर बी जो हैं वो अग्री कर गया कि ठीक है, मैं आपके इसी रेड कार को 5 लाख रुपीज़ पे करके ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों जो मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, ये सेम थिंग यहाँ पे क्या है, रेड कार है। इन सेम सेंस मतलब कि 5 लाख रुपए दे के ख़रीदूँगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री कर रहे हैं, तो ये एक जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर ए ने अपनी रेड कार को 5 लाख रुपीज़ में सेल करने की बात करी और मिस्टर बी ने उनकी उसी रेड कार को 5 लाख रुपीज़ पे करके ख़रीदने की बात करी। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्लैरिटी है, सर्टेनिटी है, किसी भी प्रकार का एम्बिग्विटी नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या ख़रीदना है, उन्हें क्या बेचना है, कितने में ख़रीदना और बेचना है। तो ये दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो सेम थिंग पे सेम सेंस पे अग्री कर रही हैं। तो इसे हम मानेंगे कि इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के सारे एसेंशियल हैं, इसीलिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ भी है। ऑल राइट, हावेवर अभी हम एक और एग्जाम्पल से इसका मतलब समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 में मान लो मिस्टर ए जो हैं उनके पास 3 से 4 बाइक्स हैं, ठीक है। मिस्टर बी को वो बाइक में से एक बाइक खरीदनी है। मिस्टर ए ने एक प्रपोज़ल रखा कि मैं आपको अपनी ब्लैक वाली बाइक बेचूंगा। मिस्टर बी जो हैं उन्होंने भी अग्री कर लिया कि ठीक है जी, मैं आपकी ब्लैक वाली बाइक जो है वो ले लूँगा। लेकिन मिस्टर ए के पास 2 ब्लैक बाइक्स हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए जिस ब्लैक बाइक को बेचने की बात कर रहे हैं, मिस्टर बी उस ब्लैक बाइक को ख़रीदने की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि मिस्टर ए अपने जिस प्रोडक्ट को बेचने की बात कर रहे हैं, मिस्टर बी उसको ख़रीदने की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्लैरिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्बिग्विटी है, सर्टेनिटी लैक कर रही है। दोनों सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री नहीं कर रहे हैं। ए कुछ और बेचने की बात कर रहे हैं, बी कुछ और ख़रीदने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे सर्टिनिटी नहीं है। दोनों पार्टी सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री नहीं कर रही हैं। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा और ये दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रेंडर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम देख लें तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कोडिफाइड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कोडिफाइड एंड सब्सटेंटिव लॉ है। कोडिफाइड और सब्सटेंटिव लॉ से क्या मतलब है, मतलब ये है कि कोडिफाइड का मतलब ये है कि इसको पर्टिकुलर एक्ट में बना दिया गया है, इसके कुछ चैप्टर्स और सेक्शंस में इसको कवर कर दिया गया है। और सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये है कि ये पार्टीज़ की राइट्स को, उनकी लायबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करती हैं। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें आपके क्या राइट्स अराइज होंगी, आपकी क्या लायबिलिटीज़ बनेंगी, अगर आप ब्रीच करते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं, ठीक है। ये एक इलस्ट्रेटिव लॉ है, इलस्ट्रेशंस हैं इसमें बहुत सारे। ये ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ है एक तरीके से। बिजनेस लॉ कैसे है, क्योंकि ये एक मर्केंटाइल लॉ है।
मर्केंटाइल लॉ का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजनेसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहते हैं। तो जो भी मर्केंटाइल्स होती हैं उसमें अगर कोई भी प्रकार की डिस्प्यूट अराइज होती है तो उसको इस एक्ट के थ्रू डील किया जाता है। ये जो एक्ट है वो जस इन पर्सोनम क्रिएट करता है। जस इन पर्सोनम का मतलब ये है राइट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। एक जस इन रेम होता है। जस इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। ये सब क्रिमिनल लॉ के पार्ट होते हैं। जैसे कोई मर्डर हुआ है, कोई थेफ्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पूरी सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करती हैं। तो भले ही क्राइम या फिर जो चीज़ें हो रही हैं वो कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल के प्रति हुई हो, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है पूरी सोसाइटी एट लार्ज पे पड़ता है। लेकिन ये जो जस्ट इन पर्सोनम होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट क्रिएट करता है। मतलब जो पार्टीज़ होती हैं, सो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, पार्टीज़ के बीच में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ होंगी सिर्फ उन्हीं को ये अफेक्ट करेगा। सो ये उन्हीं के अगेंस्ट राइट को क्रिएट करने की बात करता है। फिर ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं कवर्ड हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि पहले इसी का पार्ट होती थी पर बाद में रिपील करके अलग लॉ बना दिया गया है। रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हैं, जिनको अलग से हमें पढ़ना पड़ता है अलग एक्ट के फॉर्म में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो जो पतली सी किताब है, पतली से जो बैरक्ट है, ये अपने आप में सफिशिएंट है। नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ का ही पार्ट है, जो हमें अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, हमने मीनिंग देख लिया। हम एक एसेंशियल्स जानेंगे कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 को देखोगे, सेक्शन 10 के अंदर वो सारे बेसिक एसेंशियल्स बताए गए हैं। बेसिक एसेंशियल्स बताए गए हैं सेक्शन 10 के अंदर। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल दिए गए हैं वो फुलफ़िल होती हो उसमें। जैसे कि सबसे पहले तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक अग्रीमेंट होने की रिक्वायरमेंट होती है। अग्रीमेंट क्या होता है ये हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना जो कंसेंट है उसको फ्री दिया हो, मतलब किसी भी प्रकार का उस पर दबाव ना हो, किसी भी इन्फ्लुएंस के अंदर ना दिया हो, जोर ज़बरदस्ती में ना दिया हो, कोवर्जन में ना दिया हो, मिस्टेकिंगली ना दिया हो, मतलब पूरी तरीके से अपनी स्वेच्छा से दिया हो। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ का मतलब होता है कि जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सक्षम हो लॉ की नज़रों में, मतलब कि वो अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और सब वो माइनर नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई मेजर पर्सन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कोई ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और इसके अलावा एक तीसरा पर्सन जो भी किसी भी लॉ के द्वारा डिबार्ड न किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एसेंशियल एलिमेंट होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब कुछ ऐसे भी एसेंशियल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारे सेक्शन 10 में तो नहीं बताई गई हैं लेकिन वो भी होती हैं। जैसे 2 पार्टीज़, मतलब मिनिमम हमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में एक इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने से मतलब ये है कि इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी त्रुटि अराइज होती है, कोई भी ब्रीच करता है पार्टीज़ में से और उनके बीच में अगर लीगल रिलेशनशिप रहेगा तो वो रेमेडीज़ वहाँ से क्लेम कर सकती हैं। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो उन्होंने फुलफ़िल किया हो। सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब यही होता है कि वो लोग जिस चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर अभी ये बाइक वाला एग्जाम्पल पढ़ा है नीचे
कि मिस्टर ए के पास 2 ब्लैक कलर की बाइक है, मिस्टर बी को वो अपनी वो एक बाइक बेच रहे हैं, पर मिस्टर ए का जो इंटेंशन अपनी जिस ब्लैक बाइक को बेचने का है, मिस्टर बी उस ब्लैक बाइक को नहीं खरीदना चाहते हैं, वो कुछ और ब्लैक बाइक खरीदने की बात सोच रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ के बीच में जो है वो सर्टिनिटी नहीं है, दोनों पार्टीज़ के बीच में सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो ये वॉइड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि वो जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसको फुलफ़िल करना, उसको परफॉर्म करना पूरा पॉसिबल हो। ऑल राइट, ठीक है। हम स्कोप देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या स्कोप है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या स्कोप है। द एक्ट गवर्न्स ऑल कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एंड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दे सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द इंडियन लॉ टू बी वैलिड। कहने का मतलब ये है कि हमने पहले ही देखा है कि ये एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो मर्केंटाइल लॉ का पार्ट है। मतलब जितने भी कॉमर्शियल चीज़ें हमारी कंट्री में हो रही हैं, जो भी बिजनेसेस रन कर रहे हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। तो जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज होती हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू रिजॉल्व की जाती हैं, ठीक है। It provides guidelines regarding the formation as well as execution of contract. It generally applicable to different industries and scenarios. ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाती है, कैसा उसका एग्जीक्यूशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज के डेट में नहीं है। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, जो कि पहले चैप्टर 7 में दी गई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, लेकिन बाद में उसको वहाँ से रिपील कर दी गई और रिपील करके एक अलग एक्ट बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आती थी, चैप्टर नंबर 8 में, पर वहाँ से इसको रिपील करके एक अलग एक्ट बना दिया गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, इसमें ये सारी चीज़ें भी आती हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये आज के सिनेरियो में जब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमर्शलाइज्ड हो चुकी हैं, इतने बहुत ही हाई पेस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ों को प्रोवाइड कराती है, ताकि हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही लॉफुल तरीके से और विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वो चीज़ें हो सकें। ये हमारा इकोनॉमिक बैकबोन है। इट ऑफर्स ए लीगल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप छोटा सा भी अगर कोई भी एक्ट करते हो तो उसमें आपको आपको इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक बैकबोन प्रोवाइड कराता है। इन्हेंस ट्रस्ट द encourages people to enter agreement by offering legal protection and enforceability, facilitate equity, the contract that prevent exploitation have a fair and legal nature, and dispute resolution. It can offer the facility of resolution of dispute with remedies such as damages, rescission और specific performance। सारी चीज़ें हम आगे के सेक्शन में जहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि डैमेज कैसे दिया जाता है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी त्रुटि अराइज हो गई तो उसको मेक ओवर करने का क्या तरीका है, क्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा या फिर कोई और भी तरीका होता है, ये सब हम आगे की सेक्शन में पढ़ेंगे। वैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर से एक ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो और आपको एक टूथपेस्ट लेनी है, तो भी आप ग्रोसरी स्टोर के जो ओनर होते हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आप उनसे कहते हो कि मुझे एक टूथपेस्ट दे दीजिए, वो आपको टूथपेस्ट का डब्बा उठा के देते हैं, बदले में वो आपसे जितना भी पैसा चार्ज करते हैं, 100 रुपये, 100, 150 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप उनको देते हो, तो आपके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। हम सब अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर हम सबको उसकी जानकारी नहीं रहती है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें देखा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आगे आने वाले सेशंस में हम चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे हमने ये जो चार्ट बनाया है ना, ये चार्ट को अपने दिमाग में रखना, इस चार्ट के साथ ही हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं।
चार्ट के साथ ही हम जनरल प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे और उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आप सभी अपने नोट्स को प्रिपेयर करिएगा इसके अकॉर्डिंग, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से और अपने बेयरक से आप हेल्प ले सकते हो। वहाँ से आप चीज़ों को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और आगे आने वाले सेशंस में हम चीज़ों को ऐसे ही डील करेंगे और चैप्टर वाइज हम टॉपिक को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel which is Juris Academia. Thank you.